Hello everybody, 9th class, welcome to my channel CBSE Tutorials. चैप्टर नंबर 8 मोशन करेंगे आज की वीडियो में। मोशन चैप्टर में इंटरनल जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगी उन सबको मैं कवर अप करूँ। आपकी NCERT साइंस की बुक को फॉलो करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ मोशन। व्हाट इज़ मोशन? मोशन है क्या? किस चीज़ को हम मोशन बोलते हैं? तो बेटा जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ थिंग्स, आइदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। कैसे? जैसे जो ब्लड है ना, लिविंग में कैसे? जो ब्लड है हमारी आर्टरीज में, हमारी वेन्स में, हमारी कैपिलरीज में फ्लो करता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आप कार्स को, बसेस को मूव करते हुए देखते हो, राइट। सिमिलरली लिविंग में बर्ड्स हैं आपके जिनको आप आसमान में उड़ते हुए देखते हो। फिशेस हैं जिनको आप स्विमिंग करते हुए देखते हो। तो ये सारी जो मूवमेंट है लिविंग और नॉन लिविंग की, बेटा इसे हम क्या कहते हैं? मोशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोशन? मूवमेंट ऑफ थिंग्स, हाँ, आइदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, इट इज़ नोन एज मोशन, राइट। तो ये आपका इस चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन आपका टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। सिर्फ और सिर्फ आपकी NCERT को फॉलो किया गया है ताकि आप बच्चों को एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको लगता हो डिफ़िकल्टी लेवल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और क्वेश्चनिंग जो है वो आपकी NCERT के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फ्रेम हुई है। कैसे आप डिस्क्राइब करोगे मोशन को? वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। तो मान लीजिए अगर आपने मोशन बताना है किसी चीज़ का तो आपको उसका जो ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. इस reference point को हम क्या कहते हैं? origin। और origin की help से ही हम किसी भी motion को describe करते हैं, right? Motion along a straight line. आगे अगर आपको क्वेश्चन आता है MCQ में, नेम द सिंपलेस्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन में क्या चीज़ आती है बेटा? ये आपकी NCERT में दी हुई है, आपने अगर चैप्टर रीड किया होगा, दैट इज द मोशन along a straight line। स्ट्रेट लाइन में अगर आपका मोशन है तो दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स द जर्नी फ्रॉम O विच इज ट्रीटेड एज इज रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो स्ट्रेट अपना जाता जाएगा, ठीक है। जैसे कि कितने पॉइंट्स को क्रॉस करता हुआ? A, B, C, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो ऑब्जेक्ट O से A जा रहा है, O से B जा रहा है, O से C जा रहा है, इट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये किलोमीटर्स में हम डिस्टेंस लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन का, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलअप की फॉर्म में।
जिसको मैं 3rd नंबर दे रही हूँ यहाँ आपको साफ साफ बोला गया है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस वन। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी। मान लीजिए ए से लेके सी तक अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, 60 किलोमीटर किया या कुछ और किया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस की। किसकी? डिस्टेंस की, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। राइट, दिस इज योर 3rd क्वेश्चन। नाउ 4th वन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये काफ़ी बार क्वेश्चन 9th क्लास में पूछा जाता है। तो बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial, यानी कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से टू द, जो मंजिल है आपकी, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, मेजर करते हैं, तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे ए से हमें जाना है सी पॉइंट पे। ठीक है, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये जो रास्ता है, जो ए बी प्लस बी सी से हम गए ए टू सी, और एक हम डायरेक्ट ए सी से आ रहे हैं, तो ए सी इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, सो it is known as displacement, right? इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस तरह से आप व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट को अटेम्प्ट करोगे अपने एग्जाम में। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जैसे इसी डायग्राम से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो बराबर होगा बेटा, या डिस्टेंस से कम होगा। ये आपको दिमाग में रखनी है बात, क्योंकि कभी भी याद रखें, 6th वन, नेक्स्ट पॉइंट जो याद में रखना है, आपने दिमाग में रखना है, डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से कभी भी बड़ी नहीं होती डिस्प्लेसमेंट, नेवर बी ग्रेटर।
डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगी या लेस देन डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होती। बोथ दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? One more very important fact regarding displacement is displacement can be zero, can be zero. For example, what is the definition of displacement? The shortest distance. If we start from this point, origin point, reference point, and after covering some distance, we again come to this point, means this is our initial as well as final position. सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी दोनों क्या हैं? सेम हैं। ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर्ड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज़ ज़ीरो, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट आपकी बेटा ज़ीरो भी हो सकती है। आप अगर इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंचते हो तो द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज़ ज़ीरो, सो योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ओके? लेकिन हमेशा याद रखना, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। कभी भी आपका डिस्टेंस जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? इसकी वैल्यू रहेगी। नो नेक्स्ट वन इज, आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप क्वेश्चन नोट कीजिए। जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ आपने लिखनी है। डिफरेंशिएट between distance and displacement। ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना है। सबसे पहले तो आपका जो डिफरेंस है, डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ आ जाएगी डिस्टेंस की, यहाँ आप लिखोगे डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की, राइट? ये आपका फर्स्ट जो है डेफिनेशन से डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड वन, आप इसमें बताओगे कि जो डिस्टेंस है कैन नेवर बी ज़ीरो, और वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। जो हमारा डिस्टेंस है डिस्टेंस में आप एक और चीज़ लिखोगे कि ओवरऑल मोशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ ऑफ लेंथ। तो जैसे मैंने बताया था ना, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इट इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। वैसे हम डिस्टेंस का लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, जबकि हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज
equal or less than the distance, right? Next, question number 9. Differentiate between uniform and non-uniform मोशन। बेटा यहाँ पे आपने डिफरेंस बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये क्वेश्चन आप इस तरह से भी देख सकते हो एग्ज़ाम में, एक्सप्लेन और गिव एग्जाम्पल और डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वहाँ डेफिनेशन भी लिखने को आ सकती है। अगर हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे दोनों का डिफरेंस बताकर, तो एक तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। दूसरा, अगर हमें अलग अलग भी आता है तो वो इसी आंसर में कवर हो जाएगा बेटा। देखिए कैसे। नाउ I am writing here uniform motion and here non-uniform motion, right? Now first comes the definition. As the object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. For example, जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, moving in straight line, let it travel 10 meter in the first second, then 10 meter more in the second, next again 10 meter in the next second. So here what you are looking that the object is covering equal distances in equal intervals of time. इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि फर्स्ट सेकंड में
जो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर मूव किया, सेकंड में भी सेम डिस्टेंस कवर किया, थर्ड में भी सेम किया, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस मोशन में जा रहा है? इट इज़ अंडर यूनिफॉर्म मोशन according to its definition. Now next one is non-uniform motion. ऐसा कब होता है? When the object covers unequal distances in equal intervals of time For example, the object covers 10 meter in first second, then 15 meter in next second, again 12 meter in next second. So it is covering unequal distances in equal intervals of time, right? So in this way you come to know what is the difference between uniform motion and non-uniform motion. Now next question based upon your NCERT book. Question number 10. Give two examples of non-uniform motion. Very simple, it is also given in your book. Number 1, when a car is moving on a crowded street, it covers unequal distances. Number 2, a person is jogging in a park. There is variation in the steps, the distance covered by the person while jogging. Both are the examples of non-uniform motion.